अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर सब्जेक्ट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर सब्जेक्ट में ये चीज़ होती है जो है रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को और इसके स्टेप्स को, और रिसर्च मेथडोलॉजी खुद होती क्या है आज हम इसे देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के साथ। तो अभी हम इसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रिसर्च किसे कहते हैं और मेथडोलॉजी मतलब मेथड जो है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हर फील्ड के अंदर जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी होती है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो एक आउटलाइन है किसी भी टॉपिक के लिए। कोई टेक्निक या कोई प्रोसीजर हो उसकी हम आउटलाइन को जो है रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो कहते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कहीं जाते हैं, किसी ख़ास एक टॉपिक हमें मिलता है, उसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उससे हम एनालाइज करते हैं, उसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इस चीज़ को हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम बताते हैं व्हाट स्टेप यू टुक ड्यूरिंग योर रिसर्च। आप अपने रिसर्च के वक्त कौन कौन से स्टेप जो हैं आप उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं और किस लिए उठा रहे हैं, ये भी आप जो है रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो आपको बताता है। और ये जो सेक्शन है रिसर्च मेथडोलॉजी का, ये बताता है रीडर को कि आपकी जो रिसर्च आपने जो रिसर्च वर्क किया उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी का जो ये सेक्शन ये बताता है। असल में रिसर्च मेथडोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है और टेक्निक है। ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी टॉपिक की वो हम लेते हैं, तो उसे हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपको कोई जो है पर्टिकुलर आपको कोई टॉपिक मिले, फिर उस टॉपिक के ऊपर आप इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करें और फिर उसको प्रोसेस करें, तो उसे हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपके नाम से आपको पता चल रहा होगा रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो किसे कहते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। कोई भी बेसिक या अप्लाई रिसर्च हो उसमें या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव या फिर दोनों ही जो है वो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। तो ये 2 टाइप्स है जैसे हम अब 1 बाय 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, आपको नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ की मिकदार। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की मिकदार मालूम करते हैं, किसी चीज़ की जब हम क्वांटिटी, किसी चीज़ का अमाउंट जब हम मालूम करते हैं, तो आपको पता है कि हम किस तरीके से मालूम करते हैं उसको, बाय न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकली बाय नंबर जो है मुझसे जो है फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी जो क्वांटिटेटिव मेथड है इस रिसर्च का, ये किसके ऊपर बेस करता है, मेजरमेंट के ऊपर। किसी भी क्वालिटी की या किसी भी अमाउंट की क्या कीजिए हम मेजरमेंट करें, तो उसे हम क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कपड़े वाली दुकान पर चले जाएं या किसी भी शॉप के ऊपर अगर आपको चीनी लेनी हो, कुछ भी लेना हो, जब आपको उसकी मिकदार मालूम करनी होगी, उसकी क्वांटिटी मालूम करनी होगी, तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उसकी, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना है। तो इसलिए जो है क्वांटिटेटिव जो होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, ये किससे डील करता है, इसमें नंबर्स होते हैं क्योंकि हम हर क्वांटिटी को नंबर के साथ शो करते हैं, किसी लॉजिक के साथ शो करते हैं, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव स्टैंस होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं थ्रू न्यूमेरिकल डेटा। थ्रू न्यूमेरिकल मतलब इसके अंदर जो है आपको याद रखना है कि क्वांटिटी के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल डेटा। ये पूरी क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो न्यूमेरिकल के ऊपर जो है बेस करता है। फिर हम आते हैं क्वालिटेटिव के ऊपर। ठीक, क्वालिटेटिव, अब इसकी क्वालिटी कैसी है, फ़ाइन है या ख़राब है, किस तरीके से इसकी क्वालिटी है, अब यहाँ पे आता है क्वालिटी के ऊपर। ठीक, अब ये कंसर्न किसके साथ होता है, क्वालिटेटिव फिनोमेना, जिसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी इन्वॉल्व होती है, ये न्यूमेरिकल नहीं होता। ठीक, इसके अंदर ये कभी भी डिपेंड नहीं करता न्यूमेरिक के ऊपर, लेकिन इसका एम क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है कि ये किसी की मीनिंग, किसी की फीलिंग या किसी की सिचुएशन को डिस्क्राइब करे, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। ये साइंटिफिक होता है,
क्वालिटेटिव जो होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है, पर लेकिन क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है किसी भी इंसान के किसी जो है डिफरेंट पहलुओं को, किसी डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है ये चीज़ जो होती है ये फोकस करती है। और उसके अलावा ये लोगों के जो हैं कि लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, एक बंदा अपने आप के बारे में और दूसरे के बारे में, उसके बिहेवियर, उसके बिलीफ के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव मेथड में जो है इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का अगर हमें कोई टॉपिक मिलता है कि आप किसी के बिहेवियर के बारे में पता लगाएं, तो आपको कैसे पता लगाना कि लोगों के डिफरेंट बिहेवियर कैसे हैं, क्या उनका बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में टाइम के साथ वो किस तरह बिहेव करते। तो आप क्या करेंगे कि आप जो हैं जाएंगे, आप उनसे इंटरव्यूज़ लेके आप उनकी क्वेश्चनिंग करेंगे, देन आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर आप जो है उनकी जो है फीलिंग्स के बारे में उनसे पूछेंगे। इस तरह आप जो है उनकी डेटा जो है कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है इसकी जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे। तो क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है कि आप किसी की फीलिंग्स के बारे में, किसी की मीनिंग या किसी की सिचुएशन को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। अब हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो डिस्क्राइब कर लिया, अब हम आते हैं स्टेप्स की तरफ। ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हर जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये स्टेप जो है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है वो टाइटल है, फिर इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये 10 स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स हैं जो हम किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो है हम यूज़ करते हैं। तो अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए अब हमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल को। नाम से आपको पता चल रहा है टाइटल किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक को, कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या मिलती है, उसका टॉपिक टाइटल मिलता है। ठीक, कि उसका टाइटल क्या, उस टाइटल को देखकर जो है हमें जो है इंटरेस्ट हमारा डेवलप होता है कि हमें भाई ये चीज़ पढ़नी चाहिए या कुछ करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारी चीज़ होती है किसी भी जो है किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो होता है हमारा टाइटल। अब टाइटल क्या होता है कि हमारे मेन आइडिया को समराइज़ करता है कि हमने उसकी चीज़ के अंदर क्या लिखा है, वो हमारे टाइटल से हमें पता चलता है। ठीक है, एक गुड टाइटल जो होता है वो कैसा होता है, उसमें कुछ ही वो ज़्यादा जो है वर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कुछ जो है ख़ास उनमें वर्ड यूज़ होते हैं जिसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, टाइटल क्या करता है कि डिस्क्राइब करता है हमारा पर्पस, कि हमने किस पर्पस से जो है ये बुक लिखी है या कुछ भी हमने लिखा है, तो ये हमारा टाइटल जो है उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाना है, क्योंकि जहाँ पर भी पढ़ा होगा, कोई भी बुक पढ़ा होगा, कोई भी आर्टिकल पढ़ा होगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर उसका टाइटल पढ़ा जाएगा और ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है टाइटल। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होना चाहिए कि टाइटल को इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि रीडर जो है वो उसे देख कर ही उसका इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप हो। उसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट कीवर्ड होने चाहिए, ना कि पूरा ही वो समराइज़ हो। बिल्कुल वो क्या होगा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड होने चाहिए, ये कंसाइज होना चाहिए। अंदर जो आपका जितना भी मटेरियल है उस बुक या आर्टिकल या किसी भी चीज़ में, उसके साथ टाइटल को कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए आपका टाइटल। उसके अलावा आपका जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, बल्कि इसमें कोई मिसलीडिंग ना हो, क्योंकि बाहर से टाइटल कुछ और अंदर से कुछ और ही आपका लिखा हुआ हो, तो ऐसा ना होना चाहिए। सिर्फ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका टाइटल जो है वो यूनिक होना चाहिए, उसके अलावा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये टाइटल होना आपके जो है किसी भी चीज़ में ज़रूरी है। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब टाइटल के बाद जब हम कोई भी चीज़ खोलते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ हम उसके अंदर कुछ लाइंस के साथ उसके अंदर हम जो है अपनी स्टेटमेंट दें और अपना जो थीसिस स्टेटमेंट दें, तो उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है वो क्या उसमें कवर होता है, उसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी डेटा दोनों मौजूद होती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये एक बेसिक टाइप है किसी भी रिसर्च मेथड का। इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, सोशल सर्वेज, इंटरव्यूज़, पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, और ये क्या होना चाहिए, इसकी जो स्टेटमेंट जो हम इसके अंदर डालते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये चीज़ें हम उसके अंदर लिखते हैं और उसके बाद जो है हम लास्ट में जो है थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टाइटल के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, हमारा इंट्रोडक्शन आता है। फिर हमारा आता है थीसिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है
कि जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके लास्ट में हम एक स्टेटमेंट डालते हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी इशू के बारे में। कोई भी इशू जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है हम उस इंट्रोडक्शन के एंड में जो है एज अ थीसिस स्टेटमेंट हम देते हैं, ठीक है। ये एक समरी, दिस इज़ अ समरी ऑफ रिसर्च अचीवमेंट। ये प्रपोजल ऑफ अपकमिंग रिसर्च क्या जो है, हाँ, आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर करंट एम होता है कि हम करंटली क्या पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर में हम मतलब आगे चल के हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर ये चीज़ होती है। इसका पर्पस क्या होता है कि किसी भी साइंटिफिक स्टेप में जो है क्लियर सेंस दे। यहाँ पर थोड़ी जो है मिस स्पेलिंग हो गई है, तो यहाँ पर साइंटिफिक है कि यहाँ पर उसके अंदर एक क्लियर सेंस दे, तो उसे हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्लियर हर चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जो है हम करंट और फ्यूचर दोनों के बारे में पढ़ते हैं, और ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, जो कि एक लाइन में जो है हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद जो है हमारा आगे की जो बॉडी है वो स्टार्ट होती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है स्टेटमेंट का। फिर हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, ठीक। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू इज़ अ रिसर्चिंग, रीडिंग, एनालाइजिंग, एवल्यूटिंग, समराइजिंग स्कॉलरली लिटरेचर। जब आप किसी भी स्कॉलर लिटरेचर को रिसर्च करें, उसकी रीडिंग करें, एनालाइज करें, एवल्यूट करें और समराइज़ करें, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल टिपिकली जर्नल आर्टिकल्स अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक। ये क्रिटिकल लुक होता है, ये मतलब क्रिटिकली जब हम किसी इन्फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है किसी भी इशू के बारे में, ठीक है। और ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से दूसरे रिसर्चर्स जो हैं उसी इशू को जो है वो किस तरीके से एड्रेस करें, जिस इशू को हम कर रहे हैं, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑथर जो है वो हिस्ट्री, नेचर के बारे में, किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री, किसी नेचर के बारे में पढ़ता है और उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके गैप्स को आइडेंटिफाई करता है, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो सिंपली लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि हम रिसर्च करते हैं, उसकी रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, वैल्यूट करते हैं और समराइज़ करते हैं किसी भी स्कॉलरी लिटरेचर के बारे में, तो इसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है भाई ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होता है हमारा पर्पस, कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है इसके पूरे होने में, इसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। समराइज द अप्रोच एंड पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारे पर्पस को, कि हम क्यों ये चीज़ लिख रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा पर्पस क्या है, उस चीज़ को करता है। हेल्प ऑन फोकस ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट शुड अपेयर इन द इंट्रोडक्शन, ये अपेयर, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर अपेयर होना चाहिए। और जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है इंट्रोडक्शन के अंदर, जब हम लास्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके एंड में जो है इसको हम लिखते हैं उसके साथ, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कि जब हम हमारा जो है कोई भी हम पर्पस को, हमारे ऑब्जेक्ट के पर्पस को, अप्रोचेस को जब हम समराइज़ करें तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब हमारा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन based on evidence, critical point of any investigation और translate the research question to prediction। अब hypothesis असल में क्या होती है? हमारी assumptions होती हैं। जब हम किसी भी statement को जो है मान लें, accept कर लें without proof और without its doing question, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये hypothesis है। अब अगर हमें कोई कहता है कि इसने जो है, अगर कोई बंदा है उसने जो है वाइट सन ग्लासेस पहने हुए, ठीक, तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है, लेकिन किसी ने हमें कह दिया कि अजम्पशंस तो इसकी नज़र की और जो है विदाउट एनी नज़र कमजोर है और ऐसे जो हम किसी मान लेते हैं एविडेंस और ये बात ऐसे हो गई। देखें, अब जब आप बगैर जो है किसी के बारे में कुछ चीज़ कहें मान लें और उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये जो है हाइपोथेसिस होती है जब हम कोई भी जो है किसी भी क्वेश्चन को प्रेडिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें और ये एविडेंसेस के ऊपर बेस करता है। अगर इसके अंदर एविडेंस होंगे तभी हाइपोथेसिस जो है वो आगे जाएगी, अगर एविडेंस जो है इसके अंदर नहीं होंगे तो हाइपोथेसिस जो है वो गलत हो जाएगी। तो ये जो हाइपोथेसिस होती हैं, आपको पता है कि साइंटिफिक जब हम रिसर्च करते हैं उसमें भी हाइपोथेसिस होती हैं, और जब हाइपोथेसिस जो है अगर वो उसकी एविडेंस जो है वो गलत होता है और वो किसी एविडेंस के ऊपर जब वो बेस नहीं करती तो फिर वो हाइपोथेसिस जो है गलत हो जाती है। और जब उसके वो किसी एविडेंस से उसे मिल जाते हैं और वो सही मानी जाती है तो फिर हाइपोथेसिस जो आगे जो प्रोसेस होता है फिर उसकी तरफ जो है चली जाती है। तो हाइपोथेसिस जो बेसिकली है वो अजम्पशंस हैं और जो कि बेस करते हैं एविडेंस के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है? नेम से आपको पता चल रहा होगा,
कि डेटा कलेक्शन मतलब किसी भी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम डेटा कलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है एक किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी डेटा को कलेक्ट करें, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं कि हम इसमें सर्वे करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम जाते हैं कहीं पर, फिर हम उसको सर्वे करते हैं, वहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके अलावा रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, और हमारे पास ग्रुप पर फोकस होते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड है जो हम डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक फंक्शन है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी भी सिलेक्टेड रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सकें, और किसी टेस्टेड हाइपोथेसिस और जो एवल्यूट आउटकम है उनके हम आंसरिंग जो हम दे सकें, तो हम उसे डेटा कलेक्शन कहते हैं। जिसके अंदर हमें कोई कहता है कि भाई आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है, उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करने से पहले, उसको प्रेजेंट करने से पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डेटा कलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे कहीं जगह जगह पर, उनसे हम लोग सर्वेस करेंगे, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पर हम आते हैं डेटा एनालाइज। अब जिस तरह हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब हमारा बारी आएगी डेटा एनालाइज करने की, ठीक। ये एक प्रोसेस होता है सिस्टमेटिकली अप्लाइंग और स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल टेक्निक टू डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट कंडेंस्ड रिकैप एंड एवल्यूट डेटा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं डेटा एनालाइज में, मतलब किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर एक समझाती हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक, आपने कोई डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने उस डिसीजन को लेने से पहले आप थिंकिंग करेंगे, ठीक है, आप सोचेंगे, आप थिंकिंग प्रोसेस करेंगे कि लास्ट टाइम जो चीज़ हुई थी उसके बारे में आप सोचेंगे। फिर उस डिसीजन को लेने के बाद जो नेक्स्ट आपके साथ क्या चीज़ होगी, आप इस चीज़ के बारे में जब आप एनालाइज़ करते हैं, जब आप सोचते हैं, तो उसे हम एनालाइजिंग कहते हैं। मतलब आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में एनालाइज़ कर रहे हैं, तो इसे हम डेटा एनालाइज़ कहते हैं। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं, उसे हम देखते हैं, उसे हम जो डेटा हमें सही लगती है उसके बारे में जो हमें सही लगती है उसको हम एनालाइज़ करके एक तरफ रखते हैं, और जो सही नहीं होती तो उसे हम जो है साइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एनालाइजिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो इसे हम डेटा एनालाइज प्रोसेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन तो आपको पता होगा कंक्लूजन किसे कहते हैं, जब हम अपनी सारी चीज़ों को कंक्लूड करके, समराइज़ करके एक पैराग्राफ में लिखकर उसे डिस्क्राइब करें, तो उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। जो हम सारे काम के एंड में आके हम करते हैं तो उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। It help reader to understand why your research should matter to them after they have finished reading। जब कोई रीडर जो है आपका सारा वर्क को रीड आउट कर लेगा, उसे फिनिश करने के बाद जो है ये जो रीडर है फिर उससे जो है ये हेल्प देता है कंक्लूजन के, वो मतलब समझ सके कि आपकी रिसर्च जो है वो क्यों उससे किस चीज़ में आपको मैटर देती है, ठीक है। ये कोई समरी नहीं होती, बल्कि इसमें जस्ट हम की पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी रिसर्च टॉपिक को रीस्टेट करें, रीस्टेट थीसिस करें, फिर मेन पॉइंट को समराइज़ करें, रिज़ल्ट को लिखें और कंक्लूड करें अपने थॉट्स को, तो उससे हम कंक्लूजन कहते हैं। जो कि हम बिल्कुल कंक्लूड करके एंड में जो है हम लिखते हैं पूरे वर्क के, उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। उसके अलावा एक और मेथड आता है यहाँ पर जो कि है रेफरेंस। Reference denote item which you have reviewed, referred to in the text in research work, where to acknowledge or indirectly showing gratitude toward the sources from where the information is gathered। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे का रेफरेंस लिखें, जब हम अपने वर्क के अंदर कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन, कोई ऐसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जब हम अपनी रिसर्च के अंदर डालते हैं किसी भी सोर्स से लेकर, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर जो है उसका रेफरेंस लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा सोर्स है गूगल के ऊपर जहाँ से मैंने एक जो है डेटा कलेक्ट की है, तो मुझे चाहिए कि जब मैं अपना जो है रिसर्च वर्क लिखूँगी तो एंड में मैं रेफरेंस देके लिखूँगी कि भाई मैंने इस बुक से ये स्टेटमेंट ली है, यहाँ पर इस गूगल की साइट से, इस लिंक से मैंने ये जो है ये मैंने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके से रेफरेंस जो है वो डिनोट क्या करता है कि जो भी मैं पॉइंट्स, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर मैं कहीं और से लेकर अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, तो उससे मैं रेफरेंस कहती हूँ। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स
रिसर्च मेथडोलॉजी की, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।